नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज बात होगी दिन की सबसे सुपर स्पेशल खबर की, यानी दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अमरिंदर सिंह की दिल्ली यात्रा से कयासों का नया पिटारा खुल गया है। लोग सवाल पूछने लगे हैं, कैप्टन का अगला पॉलिटिकल दांव क्या होगा? कैप्टन बीजेपी के साथ चले जाएंगे या कोई नया मोर्चा खोल देंगे? इन्हीं सवालों का बहुत हद तक जवाब मिला न्यूज नेशन के कैमरे पर, जहां कुछ बातें तो साफ हुई, कुछ बातों को इशारों में बताकर कैप्टन ने यह बता दिया कि उनका अगला एक्शन क्या होगा। गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात, शुक्रवार को एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग और मीटिंग के बाद ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटा देना। कैप्टन अमरिंदर सिंह नॉन स्टॉप एक्शन में थे और हर कदम एक नए सवाल को पैदा कर रहा था। कैप्टन से जुड़े इन्हीं कयासों को लेकर न्यूज नेशन अमरिंदर सिंह तक पहुंचा और पूछे कुछ डायरेक्ट सवाल। न्यूज नेशन का सवाल नंबर 1, अगला पॉलिटिकल एक्शन क्या? सर, पंजाब में कांग्रेस आपके नाम से जानी जाती है। 9.5 साल आप सरकार के मुखिया रहे, कई बार आप पीसीसी चीफ रहे। जो कुछ हुआ वहां पर, जिस ढंग से सीएलपी की बैठक बुलाई गई, जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर को बदला गया, क्या आप वो तरीका सही मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर जिनका 52 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा हो? बिल्कुल नहीं। तभी तो मैंने कहा है कि मैं तो पार्टी से रिजाइन करूंगा। अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ, बट आई विल रिजाइन। यू नो बात ये समझनी चाहिए कि जब आप 50 साल पार्टी में रहे हैं, जब लीडरशिप को जानते हैं, लीडरशिप आपको भी जानना चाहिए उनको। जब मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 10 बजे सुबह टेलीफोन किया और मुझे कहा कि अमरिंदर, मैं समझता हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल करूँगा। मैंने नहीं कहा कि क्यों। 4 बजे मैंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को पहुंचा दिया। आगे क्या आपने कुछ सोचा है? आगे का रास्ता क्या? कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी नहीं ज्वाइन करा। आई एम नॉट ज्वाइनिंग, आई एम लीविंग कांग्रेस। मैं छोड़ रहा हूँ कांग्रेस, लेकिन बीजेपी नहीं ज्वाइन करा। कैप्टन ने 2 बातें साफ कर दी। पहली, कांग्रेस को बाय बाय, और दूसरी, बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे। यहाँ से नई संभावनाएं पैदा होती हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी को छोड़कर किसी और दल का हाथ थाम सकते हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर अपनी नई पार्टी लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या कैप्टन जल्द कोई चुनावी गठजोड़ करेंगे? एक अहम सवाल का जवाब मिल गया था, अब दूसरे सवाल की बारी थी। न्यूज नेशन का सवाल नंबर 2, कांग्रेस से नाराजगी क्यों? पंजाब में कांग्रेस के अंदर हुई सिविल वॉर के बाद कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपनी राय लेकर सामने आए, जिनमें से एक थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने पार्टी के हालात पर फिक्र जताई तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, आप उसी पार्टी की जड़ें खोखले करने पे लगे हुए हैं। सम्मान दिया, मंत्री बनाया, इन्होंने क्या किया ये बताए ना। जब न्यूज नेशन ने सवाल दागा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी सामने आ गई। सर, अब जो कुछ हुआ, गांधी परिवार से आपके इतने नजदीकी रिश्ते हैं, राजीव जी से आप दोस्त रहे, सोनिया जी को आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, राहुल और प्रियंका को आप बच्चों की तरह मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? आपको क्या रीजन लगता है? किसने भड़काया, किसने समझाया, किसने आग लगाया? आई डोंट नो, मुझे नहीं कहा। मे बी उनका, आई डोंट नो क्या कारण है उनका कि क्यों किया क्यों नहीं किया, तो वो तो वही बता सकते हैं। पर मुझे ये लगा कल कि जब मैं AICC के सामने से गुजर रहा था, वो सब जो फट्टे लगे हुए हैं सब नए चेहरे हैं, पुराना चेहरा तो कोई भी नहीं। कांग्रेस में तो इतने सीनियर लोग हैं हमारे, कपिल सिब्बल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, मनीष तिवारी जी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। ये किसी का नाम ही नहीं उधर। एक टाइम होता था कि मोतीलाल वोरा का पिक्चर था या मोशीना किरवाई जी वहाँ होते थे या कोई और ऐसे सीनियर लोग होते थे, अब तो कोई भी नहीं। कैप्टन ने अपने मन की बात कह दी। जवाब देखकर लगा मानो कांग्रेस हाईकमान के सामने कैप्टन खुद सवाल रख रहे हों। क्या कांग्रेस में वाकई सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? क्या नए नेताओं की एंट्री का मतलब वरिष्ठ नेताओं को पीछे करना है? क्या कांग्रेस हाईकमान का ऐसे वरिष्ठ नेताओं से भरोसा उठ गया है? कांग्रेस को लेकर कैप्टन का रुख सामने आ गया था, लेकिन ये जानना बाकी था कि कैप्टन की ताबड़तोड़ मुलाकातों का मकसद क्या है। न्यूज नेशन का सवाल नंबर 3, अमित शाह से मीटिंग क्यों? इस सवाल के जवाब में फौजी कैप्टन ने बेबाकी से जवाब दिया। सर, आपने किसानों की बात की, जब आप कल गृह मंत्री से मिले और आपने ट्वीट किया कि मैंने किसानों के मुद्दे पर बात की है, तो किसानों की उम्मीद बड़ी बढ़ गई कि कैप्टन साहब शायद कोई रास्ता निकाले, कैप्टन साहब शायद मीडिएट करें। तो क्या आप सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत कर सकते हैं? आपने गृह मंत्री जी को क्या सलाह दी? नहीं, मैंने तो उनसे डिस्कशन किया ऑन वेरियस थिंग्स। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो देखेंगे सब बातों को, एंड मैंने कहा आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। जो आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। बिकॉज ये कितनी देर तक छोड़ेंगे लोगों को सड़कों पे बैठेंगे? दिस इज़ नॉट राइट थिंग फॉर एनी गवर्नमेंट टू डू। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ सब बात। सो ही इज़ गिवन मी, लेट अस सी।
समय बताएगा। क्या आपको लगता है कि किसान कानून वापस ले लेना ही एक रास्ता है जो किसान संगठन कह रहे हैं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता? उसमें उन्होंने सजेशन दिए हैं, कई बार बातें हुई हैं उनके साथ, उससे तो कई सजेशन आ चुकी हैं। आज यहाँ टेलीविजन में मैं डिस्कस करूँ कि क्या इश्यूज हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज तीन मुद्दे हैं, कोई किसी ने कुछ कहा है, कोई किसी ने कुछ कहा है, तो लेट इट कम, अगर बात करेंगे टेलीविजन पे फिर नेगोशिएशंस में मुश्किल हो जाता है। क्या आप निगोशिएट करेंगे किसान और सरकार? नहीं, मैं तो वो इंटायरली अप टू दी गवर्नमेंट कोई हल निकालें, क्योंकि ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला और किसानों का मुद्दा जो है, तो दोनों बड़ी देर से चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं ये बातें। मेरा तो उनको कहने था कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं, सुधर नहीं सकते, तो इसलिए जितना जल्दी होगा तो इस बेटर। किसान आंदोलन देश की सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। सरकार भी आंदोलन के समाधान को लेकर कोशिशें कर चुकी है। क्या अमरिंदर सिंह की मध्यस्थता सरकार और किसानों के बीच समाधान का रास्ता निकाल पाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस समाधान के हीरो के तौर पर देखा जाएगा। जो लोग इस दौर में कैप्टन के पॉलिटिकल करियर को आखिरी पारी मान रहे थे, क्या ये मोड़ कैप्टन की राजनीति को नई संजीवनी देगा? कैप्टन ने कुछ बातें बताई, कुछ के जवाब इशारों में दिए, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि फौजी कैप्टन इस बार भी विरोधियों के आगे सरेंडर नहीं करने वाले। टीम न्यूज़ नेशन। तो कैप्टन ने तो अपनी आगे की प्लानिंग साफ कर दी, लेकिन सिद्धू और चन्नी के बीच मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ हलचल है, वो भी आपको बताते हैं। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। तो कैप्टन की खुली चुनौती है, लेकिन सिद्धू को जब चुनाव होंगे तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है, सिद्धू ने चुनौती दी हुई थी आला कमान को, और इस वक्त खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर आला कमान शायद सिद्धू की डिमांड्स के आगे कुछ हद तक झुकता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है, ये मेरे सहयोगी बता रहे हैं। मोहित, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी बिल्कुल, क्या अपडेट? देखिए पिनाज, आज 2 घंटे से ज्यादा की बैठक चंडीगढ़ में हुई है, चन्नी के साथ, सिद्धू के साथ, और इसके अलावा हरीश चौधरी भी इस बैठक में मौजूद। तो निश्चित तौर पे समाधान निकालने के लिए ये बैठक हुई थी, और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सिद्धू की मैक्सिमम जो डिमांड्स थी उसको पार्टी आलाकमान ने, यानी जो कमेटी आज बैठी थी, उस कमेटी ने मान लिया है। हमारे पास एक खबर है कि डीजीपी को बदला जाएगा और जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भी बदला जाएगा। यानी सिद्धू की जो मांग थी, 2 जो बड़ी मांगे थी, इसको मान लिया गया है। बाकी वो नई माइनिंग पॉलिसी चाहते हैं, उसको लेकर कैबिनेट में बात की जाएगी, ये भी चन्नी ने भरी मीटिंग में कहा। और ये भी कहा कि फ्यूचर में जो भी आपकी ग्रीवेंसेस होगी, जो भी बातें होगी, हम टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे। अगर पब्लिक फोरम में बातचीत करेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। इन सारी चीजों को लेकर जो है ये बैठक हुई है। और उसके बाद आपको बता दें, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हरीश चौधरी ने बाकायदा पार्टी आलाकमान को दिल्ली में रिपोर्ट भेजी है। और एक खबर पे आज आपको और दे दें कि जो हरीश चौधरी आज बैठक में मौजूद थे, आने वाले वक्त में उनको पंजाब का प्रभारी महासचिव भी बनाया जाएगा। जी इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। खबर कट टू कट की अगली पॉलिटिकल रिपोर्ट भी पंजाब से जुड़ी है। इस बार मुद्दा है अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादे, जिनका ऐलान लुधियाना में किया गया। इन 6 चुनावी वादों को आम आदमी पार्टी ने नाम दिया है केजरीवाल दी दूजी गारंटी, यानी केजरीवाल की दूसरी गारंटी। क्या है ये 6 गारंटी और पंजाब में क्या है केजरीवाल के ऐलान के बाद पॉलिटिकल माहौल, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है। एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। विरोधियों पर कसे हुए तंज, भ्रष्टाचार को मिटाने का दावा और 6 वादों के साथ चुनावी सिक्सर, ये था पंजाब में केजरीवाल की चुनावी हुंकार का पूरा गणित। सबसे पहले देखिए वो 6 चुनावी वादे जिनके बलबूते आम आदमी पार्टी पंजाब के सियासी संग्राम में बिगुल फूंक रही है। केजरीवाल का पहला वादा है 300 यूनिट तक की फ्री बिजली का। दूसरा बड़ा वादा है मुफ्त और बेहतर इलाज का। केजरीवाल ने तीसरा वादा किया हर नागरिक के लिए हेल्थ कार्ड का। चौथे चुनावी वादे में इलाज से जुड़े सभी दवा
टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त देने का ऐलान किया गया। 5वां चुनावी वादा है पूरे पंजाब में 16,000 पिंड क्लिनिक बनाना और छठा चुनावी वादा है सड़क हादसों के पीड़ितों का मुफ्त इलाज। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक के लिए चुनावी घोषणाओं को गौर से देखें तो बहुत हद तक दिल्ली मॉडल की झलक मिलती है। दिल्ली में फिलहाल 200 यूनिट बिजली फ्री है, पंजाब में 300 यूनिट की फ्री बिजली का चुनावी वादा किया गया है तो उत्तराखंड में भी 300 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया गया है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक का आगाज किया गया था। पंजाब में 16,000 पिंड क्लिनिक की घोषणा की गई है तो उत्तराखंड में भी फ्री स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया गया है। केजरीवाल ने वादे कर दिए, आम आदमी पार्टी से चुनावी शंखनाद और जीत की तरफ बढ़ते हुए कदम करार दे रही है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों के लिए ये पंजाब में बाहरी नेताओं की दखल है, रूटीन वादों से ज्यादा कुछ नहीं। वो वादे करने में मशहूर है, करने उनका काम है ये, उनको वादे करने दो, हम काम करेंगे। और आपने देख रहे हैं जब से हमारे चीफ मिनिस्टर चन्नी जी बने हैं उन्होंने कितने काम किए हैं और लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। एक होता है प्रैक्टिकली, एक होता है थ्योरेटिकली और करनी। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पंजाब है, दिल्ली नहीं। पंजाब और दिल्ली का बहुत डिफरेंसेस है। यहाँ का जो भी दिल्ली उन्होंने किया है वो पंजाब में अलग बात है। विरोधी तो सवाल उठाएंगे, लेकिन इन वादों पर पंजाब की जनता का मूड क्या है, इसको न्यूज नेशन ने समझने की कोशिश की। ऐसे ही है, जो लॉलीपॉप है, इस लॉलीपॉप में पंजाब की जनता नहीं आएगी। लगता कुछ तो होगा क्योंकि ये सरकार ठीक है लगती है मेरे को। गारंटी दे रहे हैं, कुछ विश्वास कर सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ जगह पर सही भी है। देखिए सर जी, गारंटी तो आप जानते हैं कि सभी देते हैं, लेकिन बाद में कोई बातों पर पूरा नहीं उतरता। देखो जी, वैसे दिल्ली में देखते हैं वहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, देखो यहाँ भी शायद होगा ही ऐसा। केजरीवाल ने 6 वादों का पिटारा खोला, लेकिन आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा, इस सवाल को लेकर केजरीवाल ने किसी का नाम नहीं लिया। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया, सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। समय आने पे मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो, अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। शायद सीएम फेस को आम आदमी पार्टी अपना ट्रम्प कार्ड मानकर चल रही है, या फिर सीएम को लेकर जो कलह कांग्रेस के अंदर हुई उससे सबक लेते हुए अपने पत्ते नहीं खोल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण कुमार के साथ विशाल ठाकुर, चंडीगढ़, न्यूज नेशन। तो पंजाब में चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली और इलाज का वादा कर रही है, दावा कर रही है, तो यूपी में पॉलिटिकल पहुंच बनाने के लिए ओवैसी मानो कंट्रोवर्सीज का सहारा लिए जा रहे हैं। ओवैसी के पिटारे से निकला लेटेस्ट विवाद है जबरन धर्मांतरण के आरोपी इफ्तिखारुद्दीन की हिमायत करना। पहले एक डॉन को चुनावी मैदान में उतारा, अब जबरन धर्म परिवर्तन से आरोपों से घिरे शख्स को सही करार देना। सवाल उठा रहा है ओवैसी की नीयत पर। क्या मुस्लिमों के नुमाइंदा बनने की कवायद में ओवैसी अब हर हद लांघ जाएंगे? अपना धर्म करो परिवर्तन, बस 2-4 आदमी खड़े हैं, वो सब कह रहे अपना धर्म बदलो, मुस्लिम बनो। एक आईएएस ने अपने पद का दुरुपयोग किया, जरूरतमंदों को जबरन इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया और धर्मांतरण का रैकेट चलाया। इन संगीन आरोपों से घिरा आईएएस इफ्तिखारुद्दीन। एसआईटी की जांच चल रही है। इफ्तिखारुद्दीन की करतूतों को लेकर रोज नए सबूत और दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के लिए इफ्तिखारुद्दीन राजनीतिक साजिश का शिकार है। गौर से पढ़िए इस आरोपी पर ओवैसी का ट्वीट। अगर ये मानक है कि कोई भी अधिकारी किसी किस्म की धार्मिक गतिविधि से जुड़ा नहीं रहेगा, तो फिर सभी सरकारी दफ्तरों में एक किस्म के धार्मिक प्रतीकों या तस्वीरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर अपने घर के अंदर मजहब को लेकर चर्चा करना गुनाह है, तो हर उस अधिकारी को सजा देनी चाहिए जो सार्वजनिक धार्मिक समारोह में शामिल होते हैं। दोहरे मापदंड आखिर क्यों? ओवैसी ने ट्वीट तो किया, लेकिन इफ्तिखारुद्दीन के मामले में मुद्दा धार्मिक या मजहबी चर्चा नहीं, किसी मजहबी कार्यक्रम का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि अपने पद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से लोगों को इस्लाम कबूल कराना है। और इसी वजह से सत्तारूढ़ बीजेपी एक बार फिर ओवैसी को टारगेट कर रही है।
असदुद्दीन ओवैसी की कुल पहचान केवल मजहबी आधार पर नफरती विचार रखने की है और उन्हीं विचारों के आधार पर वो मीडिया में सुर्खियां पाते रहते हैं। इसलिए वो हर व्यक्ति का मजहब क्या है ये सबसे पहले तलाशने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी व्यक्ति ने क्या उसके काम किए हैं उसके आधार पर आकलन करती है। अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो हमने जाति या मजहब नहीं देखा है, उसके अपराध की प्रकृति को देखा। हिंदू आईएएस अधिकारी होंगे जो इस तरह के जो धार्मिक उनके मामलात होंगे उनमें हिस्सा लेते होंगे, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते होंगे, उन पर तो कभी किसी तरह का कोई वीडियो नहीं बना। खाली मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई करके उनके वीडियो को बनाकर एक जो हिंदुओं का पोलराइजेशन किया जा रहा है इलेक्शन में, ये ठीक बात नहीं है। चुनावी माहौल में जब जब ओवैसी के कदम यूपी में पड़ते हैं तब तब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है, लेकिन उनकी कथित वसीयत यानी सुसाइड नोट के मुताबिक बलबीर गिरी को बागंभरी मठ का उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। देवनागरी हरिद्वार में अखाड़ा परिषद ने बलबीर गिरी के पट्टाभिषेक की घोषणा कर दी है और 5 अक्टूबर को मठ की महंताई बलबीर गिरी को औपचारिक तौर पर सौंप दी जाएगी। बागंभरी मठ की महंताई मिलने के साथ ही बलबीर गिरी को हाथों में अरबों की वो संपत्ति भी आ जाएगी जो मठ के अधीन है। 10 एकड़ में फैला मठ का परिसर, देश के अलग अलग शहरों में आश्रम और मंदिर, प्रयागराज में 30 से ज्यादा महंगी संपत्तियां, प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर का चढ़ावा, सिलिकॉन सैंड का खनन, मठ के खाते में करोड़ों रुपए। बागंभरी मठ को अगर अखाड़ा परिषद से जुड़े मठों और अखाड़ों में सबसे अमीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब इसी अकूत दौलत का लेखा जोखा नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी की जिम्मेदारी होगी। 5 अक्टूबर को महंताई समारोह पूरा होते ही इस संपत्ति की देखरेख का अधिकार बलबीर गिरी को मिल जाएगा। मैं उनकी औपचारिक महंताई की घोषणा करता हूं क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता में मुझे करनी है और हमारा पूरा सर दर्शन साधु समाज जो लोग समाधि में रहे, उनके भू समाधि के समय रहे, हम चाहेंगे कि वो सभी लोग वहां आएं और सभी लोग उनके सोर्सी में उनको श्रद्धांजलि दें क्योंकि सबके प्रति उनकी उदारता थी। वो मीडिया, अधिकारी, राजनेता, साधु समाज, भारत के सभी जो जनमानस हैं उनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा और स्नेह रही। और हमारे जो पंच है, पंच परमेश्वर के देखरेख में वो मठ की परंपरा, गद्दी की परंपराओं को लेकर के आगे सुचारू रूप से कार्य करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और हमें पूर्ण आशा है और पूर्ण आस्था है उनके ऊपर। बलबीर गिरी के हाथ में कितने अरब का हिसाब किताब होगा देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात बागंभरी मठ की करते हैं। बागंभरी मठ का परिसर कुल 10 एकड़ में फैला है। जिस लोकेशन में ये मठ है वहाँ जमीन की कीमत है तकरीबन 1 लाख रुपए प्रति वर्ग गज। इस हिसाब से देखें तो मठ परिसर का कुल क्षेत्र है 4840 वर्ग गज और इसकी कीमत हो जाती है 484 करोड़ रुपए। तकरीबन 500 करोड़ तो सिर्फ मठ परिसर की कीमत है। बागंभरी मठ के पास प्रयागराज में 2 और बड़ी प्रॉपर्टी हैं। अब जबकि ये तय हो चुका है कि बलबीर गिरी ही बागंभरी मठ के अगले श्री महंत होंगे, तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर विरासत में बलबीर गिरी को क्या मिला है। मठ जिस अखाड़े से संबद्ध है, निरंजनी अखाड़े, उसके सचिव रविंद्रपुरी का कहना है कि मठ की कुल संपत्ति 200 करोड़ की है, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का ये मठ है। जिस तरह से न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि तमाम ज़िलों में इसकी संपत्ति है, खेती की ज़मीन है, मठ की ज़मीन है, मंदिर हैं, इस हिसाब से तमाम करोड़ों रुपए की ये गाड़ियां हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं। तो इस हिसाब से इस मठ की संपत्ति ज़्यादा है। हालांकि जो आधिकारिक जो आंकड़ा है वो रविंद्रपुरी ने दिया है, उनका कहना है कि 200 करोड़ रुपए की करीब संपत्ति है। अब देखिए बागंभरी मठ की आय का तीसरा हिस्सा जो है प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर का चढ़ावा। इस मंदिर की देखरेख बागंभरी मठ के हाथों में ही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ मानवेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।